अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि रुयान को लगा कि उम्मीद बहुत कम है, लेकिन यूनचे का दिमाग तो अलग ही दिशा में चल रहा था। उसने तुरंत पूछा, वहां जाने के लिए कोई टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है या नहीं। रुयान समझ गई कि यूनचे वहां जाने की फिराक में है। उसने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि वहां आउटसाइडर का जाना मना है और अभी वहां सुरक्षा बहुत टाइट होगी। लेकिन यूनचे अपनी बात पर अड़ा रहा। हार मानकर रुयान ने बताया कि दरकिया रियल्म वहां से ज्यादा दूर नहीं है। उसने यूनचे के लिए एक डायमेंशनल फॉर्मेशन तैयार करवा दिया, जिससे वो सी गेजिंग रियल्म पहुंच सके। वहां से उसे उड़कर आइलैंड तक जाना था। अब आगे रुयान ने उसे आखिरी वार्निंग दी कि वहां तीनों स्टार रियल्म्स के ग्रेट रियल्म किंग्स पहुंच चुके हैं और वो एक अंडरग्राउंड पैलेस के सीलिंग फॉर्मेशन को तोड़ने में लगे हैं। अगर हालात बिगड़े तो वो हीरो बनने की कोशिश न करे और चुपचाप वापस आ जाए। यूनचे ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो मरने नहीं जा रहा, बस अपनी किस्मत आजमाने जा रहा है। इसके बाद उसने रुयान से आइलैंड की लोकेशन और मैप अपने दिमाग में लिया और निकल पड़ा। एक दिन बाद यूनचे इल्यूसरी सी आइलैंड पहुंच गया। ये आइलैंड उम्मीद से काफी छोटा था, मुश्किल से 50 किलोमीटर चौड़ा। हवा में नमक की महक और लहरों का शोर था। यूनचे ने तुरंत खुद को कंसील कर लिया। उसने देखा कि आइलैंड पर ज्यादा लोग नहीं थे और जो थे उनकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ भी कम थी। वो आगे बढ़ा और आइलैंड के बीचों बीच उसे एक विशाल स्पेशल वॉर्टेक्स दिखाई दिया, जो किसी डीमन के खुले मुंह जैसा लग रहा था। यही एंट्रेंस था। वहां करीब 1 दर्जन गार्ड्स खड़े थे, लेकिन वो बहुत सुस्त थे। उन्हें पता था कि अंदर उनके रियल्म किंग्स और एक्सपर्ट्स हैं, तो कोई बाहर से अंदर जाने की हिम्मत वैसे भी नहीं करेगा। यूनचे ने सोचा कि वो आ तो गया है, अब पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं है। उसके पास स्काई पॉइजन पर्ल थी, जो उसे भीड़ में भी ग्रास की लोकेशन बता सकती थी। उसने अपनी रेड बटरफ्लाई डोमेन को एक्टिवेट किया। जैसे ही वो एंट्रेंस के पास पहुंचा, गार्ड्स को एक पल के लिए चक्कर आ गया। बस उसी 1 सेकंड के अंतराल में यूनचे हवा की तरह उस वॉर्टेक्स के अंदर गायब हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। सीक्रेट रियल्म के अंदर आते ही माहौल बदल गया। हवा में भारी दबाव था। कुछ ही दूरी पर लगातार धमाकों की आवाजें आ रही थी। यूनचे उस दिशा में बढ़ा और उसने जो देखा, उससे कोई भी आम कल्टिवेटर थर्रा जाए। सामने जमीन फटी हुई थी और एक 30 मीटर चौड़ा सीलिंग प्रोफाउंड फॉर्मेशन चमक रहा था। उस फॉर्मेशन के ऊपर हवा में 100 से ज्यादा लोग उड़ रहे थे और अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला कर रहे थे। ये कोई मामूली लोग नहीं थे। ये सब के सब डिवाइन स्पिरिट रियल्म के एक्सपर्ट्स थे। लोअर रियल्म्स में एक डिवाइन स्पिरिट एक्सपर्ट भी भगवान माना जाता है, और यहां उनकी पूरी फौज खड़ी थी। उन सबके बीच में 3 ऐसे लोग थे जिनकी ऑरा बाकी 100 लोगों पर भारी पड़ रही थी। ये थे वो 3 ग्रेट रियल्म किंग्स। बाईं ओर सी गेजिंग रियल्म का राजा हान कुआन था, जो एक पहाड़ जैसा विशाल लग रहा था। दाईं ओर एम्परर नानलिए था, जिसने सुनहरे कपड़े पहने थे पर उसकी वाइब बहुत ईविल और खतरनाक थी। और बीच में था एजियोर हैज रियल्म का राजा मू बाईमेई, जो सबसे शांत दिख रहा था पर असल में सबसे ताकतवर था। इन तीनों डिवाइन किंग्स और 100 डिवाइन स्पिरिट एक्सपर्ट्स की मिलीजुली ताकत से आसमान हिल रहा था, लेकिन वो एंशिएंट फॉर्मेशन टस से मस नहीं हो रहा था। दूर खड़े हजारों डिसाइपल्स बस आंखें फाड़े ये नजारा देख रहे थे। हवा में धूल और पत्थरों का तूफान था। यूनचे एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया। वो जानता था कि वो शेरों के झुंड से शिकार छीनने आया है। उसे बस एक मौके का इंतजार था जब वो सील टूटे और केओस मचे। यूनचे ने गौर से फॉर्मेशन को देखा। ये सील एक अंडरग्राउंड पैलेस की रक्षा कर रहा था और पूरी उम्मीद थी कि इमॉर्टल एम्परर ग्रास उसी के अंदर है। रियल्म किंग्स को इस सील को तोड़ने में पसीने छूट रहे थे। यूनचे ने अपनी सांसें थाम ली। वो इस मैड डांस ऑफ किलर शार्क्स के बीच एक छोटी मछली था, पर उसके पास एक एडवांटेज था। वो इनविजिबल रह सकता था और स्काई पॉइजन पर्ल उसे सही रास्ता दिखा सकता था। बूम 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 बूम, जमीन परत दर परत फट रही थी, लेकिन वो सीलिंग प्रोफाउंड फॉर्मेशन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। लेकिन जो एक्सपर्ट्स उस सील पर हमला कर रहे थे, उन्हें फील हो रहा था कि फॉर्मेशन धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, वरना वो इतनी देर तक अपनी पावर वेस्ट नहीं करते। हर किसी का फोकस बस सील पर था। यूनचे अपनी कंसीलमेंट एबिलिटी की वजह से अभी तक किसी की नजर में नहीं आया था। यूनचे ने एक बार चारों तरफ नजर घुमाई और अपना अगला मूव प्लान करने लगा। तभी उसकी नजर भीड़ में एक स्पेसिफिक बंदे पर जाकर रुक गई।
ये लड़का उम्र में लगभग यून चे के बराबर ही लग रहा था। यून चे ने नोटिस किया कि उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ बहुत ही कम थी, सिर्फ सॉवरेन प्रोफाउंड रियल्म के मिड स्टेज पर। मतलब उसने अभी तक डिवाइन वे में कदम भी नहीं रखा था। इस सीक्रेट रियल्म में घुसने के लिए इंसान का स्टेटस बहुत हाई होना चाहिए, और ये बंदा वहां मौजूद सभी लोगों में सबसे कमजोर था। वो वहां खड़े एक्सपर्ट्स के बीच एकदम अलग दिख रहा था। इसके अलावा उसके कपड़े भी बाकियों से अलग थे। उसने एक पर्पल रोब पहना हुआ था और उससे एक रॉयल वाइब आ रही थी। चूंकि उसकी पावर कम थी, वो मेन एक्शन से दूर भीड़ के किनारे पर खड़ा था। उसके आगे 1 दर्जन से ज्यादा एक्सपर्ट्स खड़े होकर उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे और बार बार मुड़कर चेक कर रहे थे कि वो सेफ है या नहीं। सीन एकदम साफ था। भले ही उसकी कल्टिवेशन कम थी, पर उसकी आइडेंटिटी बहुत बड़ी थी। तीनों रूलिंग सेक्स के अलावा कोई भी अपने डिसाइपल्स को इल्यूसरी सी एंशिएंट रियल्म में लाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, और अगर लाते भी तो बेस्ट डिसाइपल्स को लाते। सॉवरेन प्रोफाउंड रियल्म वाले को यहां लाने का मतलब था कि उसका बचना नामुमकिन है। तो हाई चांस यही था कि ये जनाब यहां सिर्फ तमाशा देखने आए हैं। जरूर ये किसी रूलिंग सेक्ट के मास्टर का बेटा या कोई बहुत खास रिलेटिव होगा। तभी एक जोरदार आवाज आई, जैसे आसमान फट गया हो। पूरा आसमान प्रोफाउंड एनर्जी से भर गया। फॉर्मेशन के ऊपर मौजूद सभी एक्सपर्ट्स के चेहरे पर खुशी आ गई। उन्होंने बिना कुछ बोले अपनी पावर बढ़ाई और सील पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखे। दरारें दिखने लगी थी और तेजी से फैल रही थी। कुछ ही पलों में टूटने की आवाजें तेज हो गई और सीलिंग फॉर्मेशन घूमना बंद होकर चकनाचूर हो गया। सैकड़ों एक्सपर्ट्स जो वहां इकट्ठा थे, सब इस पल के गवाह बने। यून चे ने फ्राउन किया, क्योंकि उसने अभी तक सोचा नहीं था कि आगे क्या करना है। सिर्फ 3 रियल्म किंग्स ही पर्सनली अंदर जाएंगे, बाकी लोग बाहर रहेंगे। ये उनका टेरिटरी था, तो जाहिर है इमॉर्टल एम्परर ग्रास पर भी उनका ही हक होगा। यून चे सोचने लगा, मैं इन बड़ी शार्क्स के मुंह से खाना कैसे छीनूं? कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। फॉर्मेशन टूटते ही जमीन हिलने लगी। किनारे पर खड़ा वो पर्पल रोब वाला लड़का एक्साइटमेंट में खुद हवा में उड़ गया ताकि ऊपर से नजारा देख सके, लेकिन उसके गार्ड्स ने तुरंत उसे रोक लिया। गार्ड्स ने उसे रोकते हुए कहा, यंग मास्टर, जल्दबाजी मत करिए, ये बहुत डेंजरस है। सील टूटने वाली है। आइलैंड मास्टर ने कहा था कि सील टूटते ही वायलेंट प्रोफाउंड एनर्जी बाहर निकलेगी। आपकी सेफ्टी के लिए हमें दूर रहना चाहिए। आइलैंड मास्टर, ये शब्द सुनते ही यून चे के कान खड़े हो गए। एज़्योर हैज रियल्म के वुड सन आइलैंड का मास्टर मू बाइमेई। क्या ये मू बाइमेई का बेटा था? वो पर्पल रोब वाला लड़का हंसने लगा। हाँ, क्या मजाक है। रॉयल फादर यहां है, मुझे क्या खतरा हो सकता है? अगर हम पीछे हटे तो हम डरपोक चूहों की तरह लगेंगे। गार्ड्स को पता था कि वो उसे समझा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने बाकी गार्ड्स को ऑर्डर दिया, सब लोग फोकस करो, यंग मास्टर को कुछ नहीं होना चाहिए। सील पर हमला कर रहे एक्सपर्ट्स पसीने से भीग चुके थे। कुछ ही देर बाद एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जैसे पहाड़ समंदर में गिर गया हो। सीलिंग फॉर्मेशन पूरी तरह कोलैप्स हो गया, लेकिन उसके टुकड़े अभी भी हवा में थे। बची हुई एनर्जी उन टुकड़ों के साथ मिलकर एक वायलेंट स्टॉर्म की तरह बाहर फेंकी गई। सब लोग बच गए। जो एक्सपर्ट सबसे करीब थे, उन्होंने अपनी पावर पीछे खींची और उन टुकड़ों को ब्लॉक किया, लेकिन बाकी टुकड़े तेजी से उड़ते हुए तमाशा देख रही भीड़ की तरफ गिरे, जैसे आसमान से बम बरस रहे हों। भीड़ चिल्लाने लगी, पूरी ताकत से डिफेंड करो। एक्सपर्ट्स हवा में उड़े और फॉर्मेशन के टुकड़ों को हवा में ही उड़ा दिया। ये बस एक टूटे हुए फॉर्मेशन के टुकड़े थे, तो एक्सपर्ट्स के लिए ये ज्यादा बड़ा खतरा नहीं थे। अगर किसी को लग भी जाती तो बस मामूली चोट आती। लेकिन उस भीड़ में एक एक्सेप्शन था। दर्जनों टुकड़े उस पर्पल रोब वाले लड़के की तरफ गिरे। उसके गार्ड्स ने अपनी पूरी जान लगाकर उन्हें रोका, लेकिन एक जोरदार धमाके के बाद उनका डिफेंस टूट गया और वो सब हवा में उड़ गए। एक टुकड़ा उनके ब्लॉकेज से बच गया और सीधा उस लड़के की तरफ गिरा। ये उसके लिए साक्षात मौत थी। भले ही उस फ्रैगमेंट की एनर्जी कम थी, लेकिन एक सॉवरेन प्रोफाउंड रियल्म वाले के लिए वो पहाड़ जैसी भारी थी। उस लड़के का खून जम गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था और बस डर के मारे चिल्लाया। वुड सन आइलैंड के लोग चीख पड़े, यंग मास्टर, लेकिन वो मदद के लिए बहुत दूर थे। खुद मू बाइमेई भी दसियों किलोमीटर दूर था। वो चाहकर भी टाइम पर नहीं पहुंच सकता था। यून चे की आंखों में एक चमक आई। उसके दिमाग में कई थॉट्स आए और फाइनली उसने फैसला किया। उसने तुरंत एक फीनिक्स एरो फायर किया। बाम!
फीनिक्स एरो सीधा उस फ्रैगमेंट से टकराया और उसे हवा में ही उड़ा दिया। भले ही वो लड़का डायरेक्टली हिट नहीं हुआ, लेकिन धमाके की फोर्स ही इतनी थी कि वो भी बुरी तरह दूर जा गिरा और दर्द से चिल्लाने लगा। वुडसन आइलैंड के लोग सन्न रह गए, फिर तुरंत दौड़कर उसके पास गए। एक तेज हवा का झोंका आया और हरे कपड़ों में एक आदमी आसमान से नीचे उतरा। ये एजियो हैज रियल्म का ग्रेट रियल्म किंग मू बाई में ही था। उसने जल्दी से लड़के के सीने पर हाथ रखा और चेक करने के बाद राहत की सांस ली। मू बाई को देखकर लड़के का डर कम हुआ, लेकिन वो तुरंत दर्द का नाटक करने लगा। बहुत दर्द हो रहा है, क्या मेरे दोनों पैर टूट गए? एक गार्ड ने रिपोर्ट दी। आइलैंड मास्टर, चिंता न करें। यंग मास्टर को सिर्फ बाएं कंधे और जांघ पर चोट आई है। जान को कोई खतरा नहीं है, आधे महीने में ठीक हो जाएंगे। अगर इस भाई ने मदद न की होती तो अंजाम बहुत बुरा होता। लड़का रोते हुए बोला, क्या मतलब चोट ज्यादा नहीं है? मैं मरने वाला हूं। युनचे ने नाक रगड़ते हुए सोचा, लगता है मैंने किसी बेवकूफ को बचा लिया। रियल्म किंग का बेटा होकर भी इसकी कल्टीवेशन इतनी रद्दी है, कोई हैरानी की बात नहीं। मू बाईमेई अपने बेटे को बहुत प्यार करता था। उसने उसे तसल्ली दी और फिर खड़ा होकर सीधा युनचे के पास आया। उसने गार्ड्स को डांटने के बजाय युनचे को ग्रैटिट्यूड भरी स्माइल दी। शुक्रिया छोटे भाई, अगर तुमने मदद न की होती तो इसकी जान यहीं चली जाती। इतना कहकर मू बाईमे ने युनचे को झुककर रिस्पेक्ट दी। युनचे हैरान रह गया। एक रियल्म किंग उसे बो कर रहा था, यह तो बहुत बड़ी बात थी। उसने जल्दी से झुककर जवाब दिया, आइलैंड मास्टर मू, ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने बस अपना फर्ज निभाया। आप जैसे बड़े आदमी का झुकना मुझे शोभा नहीं देता। मू बाईमे ही हंसा। जान बचाने का एहसान बहुत बड़ा होता है। उसका व्यवहार एक राजा जैसा घमंडी नहीं था। उसने मुड़कर कहा, चुना, जल्दी से अपने बेनिफैक्टर को थैंक यू बोलो। वो लड़का अभी भी दर्द में था। उसने युनचे को गुस्से से देखा और चिल्लाया, मैं क्यों थैंक यू बोलूं? इसने मुझे लगभग मार ही डाला था। अगर रॉयल फादर ने मुझे बचाया होता तो मुझे इतना दर्द नहीं होता। युनचे स्पीचलेस हो गया। मू बाईमेई ने सिर हिलाया और कहा, लिटिल ब्रदर, बुरा मत मानना। इसकी मां ने इसे बचपन से बिगाड़ रखा है। मैं अपने बेटे मू तांगचुन की तरफ से तुम्हें धन्यवाद देता हूं। मैं तुम्हें इसका इनाम जरूर दूंगा। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। युनचे अभी भी शौक में था। मू तांगचुन, नाम तो अच्छा था, पर बंदा बेकार। तभी एक ताने मारती हुई आवाज आई, है ओल्ड मैन मू, तुम्हारा बेटा तो आधा मर चुका है, तुम अभी भी यहां क्यों हो? इसे घर भेजो, कहीं ये मर गया तो दिक्कत हो जाएगी। आखिर वो एक इमॉर्टल एम्परर ग्रास है, तुम्हारे बेटे से ज्यादा कीमती थोड़ी है ना? सेक्ट मास्टर, हाँ, ये सदर्न एवरलास्टिंग रियल्म का ग्रेट रियल्म किंग एम्परर नानलिए था। सुनहरे कपड़ों में वो चमक रहा था। उसके साथ सी गेजिंग रियल्म का राजा हान कुआन भी था। मू बाईमे ने गुस्सा होने के बजाय मुस्कुराकर कहा, ओल्ड फॉक्स ननलिए, तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए माफी चाहता हूं। मेरे बेटे को बस खरोंच है, इससे इमॉर्टल एम्परर ग्रास ढूंढने में कोई देरी नहीं होगी। नानलिए जोर से हंसा, हाँ सही सोचा, बेटा मर भी गया तो 10 और हो जाएंगे, पर इमॉर्टल एम्परर ग्रास हाथ से गई तो इस जन्म में दोबारा नहीं मिलेगी। तभी नानलिए की नजर युनचे पर पड़ी। वैसे इस लड़के की उम्र 20 साल के आसपास लग रही है और ये डिवाइन सोल रियल्म में है। फायर एट्रीब्यूट आर्ट्स भी जानता है। हमारे तीनों रियल्म्स में फायर एट्रीब्यूट बहुत रेयर है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। तीनों रियल्म समंदर के पास थे तो वहां वाटर आर्ट्स चलती थी, फायर नहीं। युनचे का फायर यूजर होना शक पैदा कर रहा था। हान कुआन ने भी पूछा, लड़के तुम किस स्टार रियल्म और सेक्ट से हो? सबका ध्यान अपनी तरफ पाकर युनचे अंदर से पैनिक हो गया। उसने थोड़ा हकलाते हुए झूठ बोला, ग्रीटिंग्स सीनियर्स, मेरा नाम लिंग युन है, मैं दरकिया रियल्म से हूं। मैं सी गेजिंग रियल्म घूमने आया था। तभी ये खबर सुनी तो क्यूरियोसिटी में यहां आ गया। क्या? सब हैरान रह गए। हान कुआन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दरकिया रियल्म से? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अंदर कैसे आए? तुम्हारा मकसद क्या है? नानलिए हंसा, ये इतना आसान नहीं है, हमने इतनी सिक्योरिटी लगाई थी। ये लड़का साधारण नहीं है। मू बाईमेई ने बात संभाली, छोड़ो भी, भले ही ये आउटसाइडर है, लेकिन इसने मेरे बेटे की जान बचाई है और इसके इरादे बुरे नहीं लगते। हम इसे जाने देंगे। तुम बाकी सेक्स के साथ ज्वाइन कर लो।
अगर तुम्हें कुछ खजाना मिले तो वो तुम्हारा। यून चे ने राहत की सांस ली और मू बाइमेई को थैंक यू बोला। मू बाइमेई ने नानलिए और हान कुआन से कहा, चलो अब काम की बात करते हैं। सीलिंग फॉर्मेशन टूटने के बाद जमीन में एक 10 मीटर चौड़ा एंट्रेंस खुल गया था। नीचे अंधेरा था और सीढ़ियां गहराई में जा रही थी। तीनों रियल्म किंग्स एंट्रेंस पर खड़े थे। हान कुआन ने अपना स्पिरिट सेंस अंदर भेजा और चौंक गया। हवा बहुत गंदी, भारी है। मू बाइमेई ने कहा, इतनी गंदी है कि ये प्रोफाउंड स्ट्रेंथ और सेंसिंग को दबा देगी। नानली ने कहा, लाखों साल से बंद है तो ये नॉर्मल है। ओल्ड मैन मू, सेक्ट मास्टर हा, तुम दोनों फैमिली वाले हो, क्यों रिस्क लेते हो? मैं अकेले जाकर देख लेता हूं। मू बाइमेई ने उसे टोका, ओल्ड फॉक्स ननलिए, तुम्हारी ये चालाकी नहीं चलेगी। हान कुआन ने याद दिलाया, हमारा अग्रीमेंट याद है ना? हम तीनों बराबर हैं। जो पहले इमॉर्टल एम्परर ग्रास पाएगा वो उसका होगा। कोई छीना अजपटी नहीं होगी और जिसे ग्रास मिलेगी वो बाकी ट्रेजर्स को हाथ नहीं लगाएगा। बहुत बढ़िया। नानलिए हंसा और सबसे पहले अंदर कूद गया। मू बाइमेई ने गार्ड्स को ऑर्डर दिया, एंट्रेंस को गार्ड करो, किसी को पास मत आने देना। और फिर वो दोनों भी अंदर चले गए। यूनचे दूर से सब सुन रहा था। जब तीनों किंग्स अंदर चले गए तो वो इनविजिबल होकर वापस एंट्रेंस के पास आया। अब उसे अंदर जाना था, लेकिन दिक्कत यह थी कि एंट्रेंस पर 8 डिवाइन स्पिरिट रियल्म एक्सपर्ट्स पहरा दे रहे थे। वो लोग एकदम पास खड़े थे। अगर यून चे ने स्नीक करने की कोशिश की तो वो पकड़ा जाएगा, और अगर पकड़ा गया तो बचना नामुमकिन था। यून चे 300 मीटर दूर रुक गया। नहीं, जबरदस्ती घुसना टू डेंजरस है। मुझे इन्हें यहां से हटाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। क्या वो उनके सबॉर्डिनेट्स को मारे? नहीं, इससे वो अलर्ट हो जाएंगे। या फिर तभी इस दिशा से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। ये आवाज बहुत दूर से आई थी, लेकिन इसमें गजब की ताकत थी। सभी एक्सपर्ट्स के रोंगटे खड़े हो गए। गार्ड्स चिल्लाए, ये ड्रैगन की दहाड़ है। एक एल्डर ने पूछा, क्या ये वही आयरन स्केल फ्लड ड्रैगन है जो 50 साल पहले भागा था? शी युआन, मैं यहां काफी हूं। तुम लोग जाओ और उसे मार गिराओ। वो इस बार बचना नहीं चाहिए। ड्रैगन की आवाज ने तीनों रूलिंग सेक्स को एक्साइट कर दिया। 5 गार्ड्स तुरंत उड़कर उस दिशा में चले गए। सिर्फ 3 वहां बचे, और वो तीनों भी अपना पूरा ध्यान दक्षिण की तरफ लगाए हुए थे। ये यून चे के लिए गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी थी। इनविजिबल स्टेट में वो बिना हिचकिचाए आगे बढ़ा। 100 मीटर पास आते ही उसने अपनी स्पीड कम की और सांस रोक ली। वो पास आता गया और पास। वो तीनों एक्सपर्ट्स दक्षिण की तरफ देख रहे थे। वो इतने डिस्ट्रैक्टेड थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कोई उनके बगल से निकलकर अंडरग्राउंड पैलेस की गंदी हवा में गायब हो गया। अंदर घुसते ही एक तीखी गंध यून चे की नाक में गई और उसे हैवी सप्रेशन फील हुआ। लेकिन अगले ही पल वो प्रेशर गायब हो गया। सिर्फ उसका स्पिरिट परसेप्शन रिस्ट्रिक्ट हुआ था। वो फाइनली अंदर था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन इनविजिबिलिटी नहीं हटाई। आगे सिर्फ अंधेरा था। वो बिना आवाज किए, बिना रोशनी जलाए आगे बढ़ा। उसे याद था कि 3 रियल्म किंग्स भी अंदर हैं। उनमें से कोई भी उसे कीड़े की तरह मसल सकता है। ये गंदी हवा उनके सेंसेस को भी रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, जो यून चे के लिए एक प्रोटेक्शन थी। उसे बस उनसे बचकर इमॉर्टल एम्परर ग्रास ढूंढनी थी। लेकिन रास्ता सीधा था, कोई और टर्न नहीं था। यून चे को घबराहट होने लगी। तभी आगे से आवाज आई, ओल्ड फॉक्स ननलिए, लगता है मेरे बेटे की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। तुम्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी। ये मू बाइमेई की आवाज थी। नानलिए ने ताना मारा, जाहिर सी बात है, जब भी मैं सोचता हूं कि मेरी बेहद सुंदर बेटी की शादी तुम्हारे यूजलेस बेटे से होगी तो मेरे सीने में दर्द होता है। मू बाइमेई ने भी रोस्ट किया, बेहद सुंदर? हम्फ, तुम्हारी पाली हुई सुअर जैसी बेटी, चाहे वो कितनी भी मोटी और बदसूरत हो, तुम उसे ट्रेजर ही समझते हो। वो दोनों लगातार एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, पर गुस्सा नहीं हो रहे थे। यून चे की स्पीड कम थी, फिर भी वो उनके करीब पहुंच गया था, क्योंकि वो लोग भी गंदी हवा की वजह से धीरे चल रहे थे। यून चे रुक गया। आवाजों से लग रहा था कि वो उनसे सिर्फ 300 मीटर दूर है। नॉर्मली वो पकड़ा जाता, पर इस अजीब हवा की वजह से वो सेफ था। फिर भी उसने और पास जाने की हिम्मत नहीं की। वो रेंगते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगा, एक फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। वो न पीछे जा सकता था न आगे,
बस उनके पीछे चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अंडरग्राउंड पैलेस की गहराई दिमाग खराब करने वाली थी। इतनी देर तक चलने के बाद भी वो रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। युनचे अभी भी इनविजिबल स्टेट में था और उन तीनों रियल्म किंग्स के पीछे पीछे चल रहा था। हवा बहुत भारी यानी गंदी थी, जिससे प्रेशर महसूस हो रहा था। तभी अचानक आगे चल रहे तीनों किंग्स रुक गए। एम्परर नानलिए ने झुंझलाते हुए कहा, हम अभी तक बॉटम पर क्यों नहीं पहुंचे? हान कुआन ने अंदाजा लगाया, गंदी हवा भारी होती जा रही है, पर रास्ता अब फ्लैट हो गया है, मतलब एग्जिट पास होना चाहिए। तभी मुंह बाईमेई चौंक गया, रुको, ये कैसी बदबू है? ये जहर है, पीछे हटो। तीनों रियल्म किंग्स की औरस अचानक पीछे की ओर भागी। युनचे भी चौंक गया और वहीं जम गया। उसने अपनी सांस रोकी और हिलने की कोशिश नहीं की। अच्छी बात यह थी कि किंग्स का ध्यान सामने था, इसलिए वो युनचे को डिटेक्ट नहीं कर पाए, भले ही वो उनके काफी करीब था। युनचे ने देखा कि आगे का रास्ता एक गहरे हरे रंग के जहरीले धुएं से ब्लॉक था। यह कोई मामूली जहर नहीं था, यह प्रिमोडियल एरा का जहर था। मुंह बाईमेई, एम्परर नानलिए और हान कुआन के चेहरे उतर गए थे। उन्होंने अपनी प्रोफाउंड एनर्जी यूज करके अपनी बॉडी से जहर निकाला। हान कुआन का दिल जोर से धड़क रहा था। बहुत खतरनाक जहर है, अगर हम थोड़ा और धीमा होते तो कहानी यहीं खत्म थी। नानलिए ने पीछे हटते हुए कहा, यह गॉड्स के एरा की चीज है, भले ही लाखों साल बीत गए हों, पर यह हम जैसों के लिए भी जानलेवा है। मुंह बाईमे ने भी माथे पर हाथ मारा, ये गंदी हवा हमारी पावर दबा रही है और ऊपर से ये जहर, हम फंस गए हैं। हान कुआन ने पूछा, क्या हम सीधा थ्रू चार्ज करें? नानलिए ने ताना मारा, अगर सेक्ट मास्टर हा को अपनी जान प्यारी नहीं है तो शौक से जाए। पता नहीं ये जहरीली धुंध कितना लंबा है, अंदर गए तो वापस नहीं आएंगे। युनचे चुपचाप सब सुन रहा था। उसे समझ आ गया कि किंग्स को एग्जिट मिल गया है, पर वो इस जहरीली धुंध से डर रहे हैं। तभी एम्परर नानलिए ने एक ब्लास्ट करके रास्ता खोलने की कोशिश की। बूम, पूरी जगह हिल गई, पर जहरीली धुंध टस से मस नहीं हुआ। नानलिए निराश हो गया, ये काम नहीं कर रहा। तीनों किंग्स अब परेशान थे। उनके पास टाइम कम था, 6 घंटे में बाकी स्टार रियल्म्स के लोग भी यहां पहुंच जाएंगे। अगर उन्होंने दूसरा रास्ता ढूंढा तो इमॉर्टल एम्परर ग्रास उनके हाथ से निकल जाएगा, लेकिन जान दाव पर लगाकर इस जहर में घुसना भी बेवकूफी थी। वो वहां फंस चुके थे। मंजिल सामने थी, पर वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। युनचे ने तुरंत कैलकुलेशंस की। ये उसके लिए एक मौका था। वो चुपचाप पीछे हटा और काफी दूर जाकर अपनी इनविजिबिलिटी हटा दी। फिर वो जानबूझकर भरी कदमों के साथ उनकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वो पास आया, तीनों किंग्स ने उसे डिटेक्ट कर लिया। कौन है वहां? डिवाइन सोल रियल्म। अजीब है, अगर मरना नहीं चाहते तो सामने आओ। युनचे डरा हुआ चेहरा बनाकर उनके सामने आया। तीनों किंग्स उसे देखकर चिल्लाए, तुम? हान कुआन गुर्राया, तुम अंदर कैसे आए? बाहर गार्ड्स नहीं थे क्या? युनचे ने कांपते हुए झूठ बोला, मैं इत्तेफाक से एक स्पेशल फॉर्मेशन में गिर गया और सीधा यहां आ गया। मुझे नहीं पता था कि ये वो जगह है जहां आप लोग हैं। मैं जानबूझकर यहां नहीं आया। एम्परर नानलिए हंसा, स्पेशल फॉर्मेशन? क्या मजाक है? मुझे याद है तुम्हारा नाम लिंग युन है ना? मुंह बाईमे थोड़ा शांत था। उसने कहा, हो सकता है, इस सीक्रेट रियल्म में बहुत राज है। लिंग युन, चूंकि तुम गलती से आए हो तो वापस चले जाओ। बाहर मेरा नाम लेना, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। लेकिन युनचे गया नहीं। उसने कहा, योर मैजेस्टीज, मैंने सुना कि एक पॉइजनस जहरीली धुंध आपका रास्ता रोक रहा है। अगर आप इजाजत दे तो मेरे पास इसे हटाने का सल्यूशन है। तीनों किंग्स एक दूसरे को देखने लगे। नानलिए जोर से हंसा, हम तुम पर भरोसा करें? हाँ। मुंह बाईमेई ने सिर हिलाया, लिटिल ब्रदर, ये कोई आम जहर नहीं है, ये हमें रोक रहा है, तो तुम क्या करोगे? युनचे ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, तो क्यों ना एक शर्त लगाए। अगर मैं इस जहरीली धुंध को हटा दूं तो आप मुझे अपने साथ इमॉर्टल एम्परर ग्रास ढूंढने की परमिशन देंगे। क्या कहते हैं? युनचे के पास स्काई पॉइजन पर्ल था। उसके लिए यह जहर हटाना बाएं हाथ का खेल था। लेकिन वो अकेले अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर वो जहरीली धुंध में गायब हुआ तो किंग्स उस पर हमला कर सकते थे। उसे उनके साथ टीम अप करना ही सेफ ऑप्शन लगा। एम्परर नानलिए ने उसे नीची नजर से देखा।
बस एक छोटा सा डिवाइन सोल रियल्म का जूनियर और हमारे साथ बराबरी करना चाहता है। ओल्ड मैन मू, तुम्हारा ये बेनिफैक्टर बहुत लालची और एरोगेंट है। लेकिन मू बाइमेई ने गंभीरता से सोचा, लिंग युन, अगर तुम सच में ऐसा कर सकते हो तो ये हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। अगर तुम कामयाब हुए तो मैं तुम्हें साथ ले जाने को तैयार हूं। नानलिए ने फिर से टॉन्ट मारा, पर मू बाइमेई ने उसे चुप करा दिया कि इसमें उनका कोई नुकसान नहीं है। अग्रीमेंट पक्का हो गया। युनचे ने कहा, अगर मुझे इमॉर्टल एम्परर ग्रास मिली तो वो मेरी होगी। मू बाइमेई हंसा, बेशक, हमारा अग्रीमेंट है कि जो पहले ढूंढेगा चीज उसकी, हम उसे छीनेंगे नहीं। युनचे जहरीली धुंध के सामने खड़ा हो गया। उसने अपने बाएं हाथ में एक चमकता हुआ प्रोफाउंड स्टोन निकाला। यह बस एक दिखावा था। उसने कहा कि यह स्टोन जहर को प्योरीफाई करता है। जैसे ही हरी रोशनी चमकी, उसने चुपके से स्काई पॉइजन पर्ल एक्टिवेट कर दिया। देखते ही देखते वो खतरनाक जहरीली धुंध पिघलने लगा और गायब होने लगा। तीनों ग्रेट रियल्म किंग्स की आंखें फटी की फटी रह गई। जिस जहर ने उन्हें रोक रखा था वो एक डिवाइन सोल रियल्म के लड़के ने चुटकियों में हटा दिया। एम्परर नानलिए की हंसी गायब हो गई। मू बाइमेई चिल्लाया, लिटिल ब्रदर, ये कौन सा डिवाइन स्टोन है? ये तो कमाल का है। युनचे ने मासूम बनकर झूठ बोला, ये मेरे मास्टर ने दिया था। उन्होंने कहा था कि ये दुनिया का हर जहर प्योरीफाई कर सकता है, पर अफसोस ये वन टाइम यूज आइटम था। अब ये पत्थर बेकार हो गया है। जैसे ही वो आगे बढ़े, जहरीली धुंध पूरी तरह साफ हो गया और सामने एक भारी स्टोन डोर दिखाई दिया। युनचे ने कहा, सक्सेस, हम पहुंच गए। तीनों किंग्स बहुत एक्साइटेड थे, पर उनकी नजर युनचे के हाथ में मौजूद पत्थर पर थी, जिसकी रोशनी अब बुझ चुकी थी। मू बाइमेई ने प्यार से पूछा, क्या मैं वो पत्थर देख सकता हूं? युनचे ने तुरंत पत्थर उसे दे दिया। मू बाइमेई ने चेक किया तो उसे वो बिल्कुल साधारण पत्थर लगा, क्योंकि उसकी पावर खत्म हो चुकी थी। असल में वो साधारण ही था। उसने डिसअपॉइंटेड होकर पत्थर वापस कर दिया। तभी एम्परर नानलिए ने डोमिनेटिंग आवाज में कहा, मुझे भी देखने दो, और पत्थर युनचे के हाथ से छीन लिया। चेक करने के बाद उसने भी उसे बेकार समझकर वापस फेंक दिया। बेकार है, पर तुम्हारे मास्टर की निशानी है, रख लो। युनचे ने मन ही मन राहत की सांस ली। वो तीनों बेवकूफ बन चुके थे। एम्परर नानलिए ने स्टोन डोर पर एक जोरदार पाम अटैक मारा। बूम! दरवाजा चकनाचूर हो गया, और जैसे ही दरवाजा टूटा, सामने का नजारा देखकर चारों सन्न रह गए। उम्मीद थी कि अंदर कोई खंडर या अंधेरा होगा, लेकिन वहां एक अलग ही दुनिया थी। हरी भरी घास, बहता पानी, पक्षियों की चहचहाहट और ताजी हवा। बाहर की गंदी हवा के मुकाबले ये जगह स्वर्ग जैसी थी। मू बाइमेई ने धीरे से कहा, ये तो सीक्रेट रियल्म के अंदर एक और सीक्रेट रियल्म है। मतलब ये इल्यूसरी सी एंशिएंट रियल्म का तीसरा लेयर था, एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड। हान कुआन ने कहा, पर यह पूरी तरह अलग नहीं है। इसकी ऑरा बाहर से जुड़ी है, तभी हमें इमॉर्टल एम्परर ग्रास की प्रेजेंस फील हुई थी। एम्परर नानलिए जोर से हंसा और सबसे पहले अंदर कूद गया। बाकी दोनों भी पीछे नहीं रहे। युनचे भी जाने वाला था, पर तभी उसे कुछ महसूस हुआ। वो झटके से पीछे मुड़ा और अंधेरे में देखने लगा। मू बाइमेई ने मुड़कर पूछा, क्या हुआ? युनचे ने सिर हिलाया, कुछ नहीं, शायद हवा का वहम था। मुझे लगा हमारे पीछे कोई है। मू बाइमेई ने स्कैन किया और हंसकर बोला, हम चारों के अलावा यहां कोई नहीं हो सकता। आ जाओ। अंदर पहुंचकर वो लोग एक विशाल और सुंदर दुनिया में थे। तीनों किंग्स ने तुरंत अपना स्पिरिट सेंस फैलाया। नानलिए चिल्लाया, है, मिल गया। ये ऑरा पक्का इमॉर्टल एम्परर ग्रास की है। मू बाइमेई ने कहा, खुश मत हो, वो घास चालाक है। उसने अपनी ऑरा पूरे जंगल में फैला रखी है। उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। एम्परर नानलिए बिना कुछ बोले एक दिशा में उड़ गया। हान कुआन दूसरी दिशा में गया। मू बाइमेई रुका और युनचे से बोला, लिंग युन, हम यहां तुम्हारी वजह से पहुंचे हैं। अगर तुम्हें वो घास मिली तो हम उसे नहीं छीनेंगे। मैं अपनी जुबान का पक्का हूं, पर तुम अभी बच्चे हो, ढूंढने में हमसे मुकाबला नहीं कर पाओगे। फिर भी गुड लक। युनचे ने झुककर थैंक यू बोला। मू बाइमेई भी तीसरी दिशा में उड़ गया। जैसे ही तीनों किंग्स आंखों से ओझल हुए, युनचे के चेहरे से वो डरपोक और इनोसेंट एक्सप्रेशन गायब हो गया। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ गई। उसने अपना बायां हाथ उठाया। स्काई पॉइजन पर्ल चमक रहा था
और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दिखा रहा था। वो बहुत पास है। इमॉर्टल एम्परर ग्रास, अब वो मेरी है। युनचे ने बिना एक पल गवाए उसी दिशा में उड़ान भरी। मुंह बाई में सही था कि वहां और भी खजाने होंगे, पर युनचे का टारगेट क्लियर था। स्काई पॉइजन पर्ल उसे एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा था, जबकि वो तीनों किंग्स अंधेरे में तीर चला रहे थे। उसे वो घास उन तीनों से पहले हासिल करनी थी। युनचे जंगल में तेजी से आगे बढ़ रहा था। हेलिन की दी हुई पावर की वजह से जहां भी युनचे जाता, फूल और पेड़ ऐसे खिल उठते जैसे किसी गहरी नींद से जागे हों। उसे हर स्पिरिट फ्लावर का नाम, गुण और असर ऐसे पता चल रहा था जैसे उसने उन्हें सालों से स्टडी किया हो। स्काई पॉइजन पर्ल का रिएक्शन तेज होता जा रहा था। युनचे का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बस थोड़ी दूर और इमॉर्टल एम्परर ग्रास मिलते ही वो यूनिवर्स पेंटाजेड पैलेट बना सकता था और उसे अब्सॉर्ब करके सीधा डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल में ब्रेक थ्रू कर सकता था। भले ही मू शुआनियन ने कहा था कि वो अभी इसके काबिल नहीं है, पर युनचे को अपनी वेन्स और कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरा भरोसा था। और सबसे बड़ी बात, डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल में पहुंचते ही वो प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में हिस्सा ले पाएगा, एटर्नल हेवन गॉड रियल में जा पाएगा। मतलब वो जैस्मीन से मिल पाएगा। बस एक कदम और उसकी मंजिल उसके सामने थी। अचानक हरी रोशनी की चमक के बाद युनचे रुक गया। उसकी नजर एक 60 मीटर ऊंचे और 30 मीटर मोटे एंशिएंट ट्री पर पड़ी। उस पेड़ के टॉप पर एक सिंगल लीफ से बहुत हैवी ऑरा आ रही थी। वो पत्ता किसी आम घास जैसा ही था, पतला, हरा और हवा में लहराता हुआ, लेकिन उसके चारों तरफ एक अजीब सी चांदनी जैसी रोशनी बह रही थी। युनचे की सांसें थम गई। इमॉर्टल एम्परर ग्रास, गॉड रियल्म का वो ट्रेजर जिसे पाने के लिए लोग तरसते हैं, वो उसके सामने था। ये घास बहुत चालाक होती है। इसे खतरा महसूस होते ही ये अपनी ऑरा छिपा लेती है या भाग भी जाती है। लेकिन युनचे के अंदर रॉयल वुड स्पिरिट्स की पावर थी, इसलिए उस घास ने न तो अपनी ऑरा छिपाई और न ही भागने की कोशिश की, बल्कि वो युनचे की तरफ झुक गई, जैसे किसी पुराने दोस्त का स्वागत कर रही हो। युनचे ने कांपते हाथों से उसे छुआ। स्काई पॉइजन पर्ल की हरी रोशनी ने उसे घेर लिया और अगले ही पल वो घास सुरक्षित तरीके से प्लाक होकर पर्ल के अंदर चली गई। युनचे के हाथ कांप रहे थे। किलिन हॉर्न, एंशिएंट ड्रैगन हार्ट, वुड स्पिरिट ऑर्ब, डिवाइन 9 स्टार बुद्धा जेड और अब इमॉर्टल एम्परर ग्रास। 1 साल से भी कम समय में उसने यूनिवर्स पेंटाजेड पैलेट के सारे इंग्रेडिएंट्स जमा कर लिए थे। युनचे ने धीरे से कहा, जैस्मीन, शायद किस्मत भी चाहती है कि मैं तुमसे मिलूं। उसकी आंखों में नमी थी। सारे स्ट्रगल्स, सारा दर्द, सब कुछ इसे एक पल में धुंधला हो गया था। लेकिन तभी युनचे के चेहरे का रंग उड़ गया। वो झटके से पीछे मुड़ा। आसमान से एक सुनहरा फिगर उतरा और जोर से हंसा। ओह, तुमने मुझे सेंस कर लिया। तुम सच में कोई आम बच्चे नहीं हो। ये एम्परर नानलिए था। युनचे की आंखें संकरी हो गई। तुम मेरा पीछा कर रहे थे? नानलिए ने बेशर्मी से माना। बिल्कुल, तुम बहुत अजीब हो। स्पेशल फॉर्मेशन का झूठ, फिर वो पत्थर जिससे तुमने जहर हटाया, ये सब बताता है कि तुम यहां स्पेसिफिकली इसी घास के लिए आए थे और तुम्हें पक्का यकीन था कि तुम इसे ढूंढ लोगे। नानलिए ने हाथ आगे बढ़ाया। चलो, अब वो घास मुझे दे दो, वरना मैं जबरदस्ती छीन लूंगा। युनचे डरा नहीं। उसने मुस्कुराकर याद दिलाया, एम्परर नानलिए, हमारा अग्रीमेंट था कि जो पहले ढूंढेगा घास उसकी। एक रियल्म किंग होकर आप अपनी जुबान से फिरेंगे? नानलिए हंसा। अग्रीमेंट हम तीनों के बीच था, तुम्हारे साथ नहीं। तुम बहुत भोले हो बच्चे। नानलिए ने बिना वार्निंग के युनचे पर हमला कर दिया। ओल्ड फॉक्स ननलिए, रुक जाओ। तभी एक ब्लू लाइटनिंग जैसी एनर्जी आई और नानलिए के हमले को काट दिया। नानलिए पीछे हट गया। ये मुंह बाई में ही था। वो नानलिए पर चिल्लाया, शर्म नहीं आती एक बच्चे पर हमला करते हुए? नानलिए ने ताना मारा, ओल्ड मैन मुंह, नाटक बंद करो। ये बच्चा बहुत चालाक है। हम तीनों पागलों की तरह ढूंढ रहे थे और इसे आते ही घास मिल गई। मुंह बाइमे ने युनचे की तरफ देखा और फिर नानलिए को धमकाया। लिंग युन ने घास ढूंढी है तो वो उसकी है। अगर तुमने इसे छुआ तो मैं दुनिया को बताऊंगा कि एक रियल्म किंग कितना गिरा हुआ हो सकता है। नानलिए हंसा, वाह क्या स्पीच है, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। तभी हान कुआन भी वहां आ गया। इमॉर्टल एम्परर ग्रास की ऑरा गायब हो गई। मतलब वो इस बच्चे के पास है। मुंह बाइमे ने हान कुआन को भी अग्रीमेंट की याद दिलाई।
हान कुआन ने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है, आइलैंड मास्टर मू सही कह रहे हैं, मैं पीछे हटता हूं। मू बाइमे ने यूनचे से कहा, लिंग युन, डरो मत, मैं तुम्हें यहां से सुरक्षित बाहर ले जाऊंगा। यूनचे ने ग्रैटिट्यूड के साथ सिर हिलाया। मू बाइमे आगे बढ़ा और यूनचे को टेलीपोर्ट करने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही यूनचे ने हाथ बढ़ाया, मू बाइमे का हाथ एक क्लॉ में बदल गया और उसने पूरी ताकत से यूनचे के गले पर वार किया। ये एक जानलेवा हमला था। मू बाइमे के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। बूम! जमीन फट गई, लेकिन मू बाइमे की मुस्कान जम गई। उसने यूनचे का गला नहीं, बल्कि एक टूटी हुई आइस इमेज पकड़ी थी। नानलिए और हान कुआन भी सन्न रह गए। यूनचे मू बाइमे के ठीक पीछे खड़ा था, बिल्कुल उसी पोस्चर में। यूनचे की आंखें ठंडी हो गई। मू बाइमे, तुम्हारी ये लोमड़ी वाली पूंछ बहुत बदसूरत है। एक डिवाइन किंग ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से हमला किया और मिस कर गया। ये इम्पॉसिबल था। नानलिए पागलों की तरह हंसने लगा। हाँ, ओल्ड मैन मू, तुमने अपनी नाक कटवा दी। एक बच्चे ने तुम्हें चकमा दे दिया। मू बाइमेई का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने यूनचे की टेक्निक पहचान ली थी। स्नो सॉन्ग रियल्म किंग की डिवाइन आर्ट, मून स्प्लिटिंग कैस्केड। मू बाइमेई चिल्लाया, तुम मू शुआनियन के डायरेक्ट डिसाइपल हो। तीनों किंग्स के होश उड़ गए। स्नो सॉन्ग रियल्म किंग मू शुआनियन का नाम ही काफी था उन्हें डराने के लिए। वो एक मिडिल स्टार रियल्म की किंग थी, पर उसकी पावर अपर रियल्म किंग्स को भी टक्कर देती थी। यूनचे ने मौका देखकर कंफर्म किया, हाँ, वो मेरी मास्टर है, और अपनी आइस ऑरा रिलीज कर दी। तीनों किंग्स डर गए। नानलिए का एटीट्यूड तुरंत बदल गया। यूनचे ने कॉन्फिडेंट होकर कहा, अब जब तुम्हें पता चल गया है, तो मैं ये घास लेकर जा रहा हूं। जो हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन मू बाइमे ठंडे स्वर में हंसा, जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। भले ही हमने अग्रीमेंट तोड़ा हो, लेकिन अगर तुम यहां मर गए तो तुम्हारी मास्टर को कभी पता नहीं चलेगा। ये एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड है, यहां सोल इम्प्रिंट काम नहीं करता। नानलिए ने भी अफसोस जताते हुए कहा, सच में, अगर तुम अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते तो शायद बच जाते। अब तो तुम्हें मरना ही होगा। तीनों किंग्स ने यूनचे को घेर लिया। यूनचे फिर भी हंसा, मू बाइमेई, तुम और ये दोनों पछताओगे। यूनचे ने हाथ उठाया और उसमें वो ग्रे पत्थर, वॉइड इल्यूजन स्टोन, दिखाया। मैं जा रहा हूं, रोक सको तो रोक लो। तीनों किंग्स हंसे। डायमेंशनल स्टोन, बेवकूफ, ये पत्थर रियल्म्स क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन मू बाइमे की नजर पत्थर पर पड़ी और वो चिल्लाया, वॉइड इल्यूजन स्टोन। तीनों के चेहरे पर असली डर आ गया। अगर यूनचे भाग गया तो मू शुआनियन उनका वंश मिटा देगी। मू बाइमे पागलों की तरह यूनचे पर झपटा। बूम! फिर से धमाका हुआ और फिर से उसने सिर्फ एक आइस इमेज को मारा। यूनचे ने राहत की सांस ली। वो पत्थर एक्टिवेट करने ही वाला था, लेकिन तभी उसके हाथ से वॉइड इल्यूजन स्टोन गायब हो गया। यूनचे का दिल बैठ गया। सामने से मू बाइमे पूरी ताकत से आ रहा था। अब मौत पक्की थी। डिंग! एक बहुत ही सॉफ्ट लेकिन सोल पियर्सिंग आवाज आई। मू बाइमे की पूरी पावर एक इनविजिबल दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गई और वो दूर जाकर गिरा। नानलिए और हान कुआन पत्थर की मूरत बन गए। वो सुंदर और हरी भरी दुनिया अचानक बर्फ के रेगिस्तान में बदल गई। हवा थम गई, खूल जम गए। यूनचे के ठीक सामने एक फिगर खड़ा था। सफेद कपड़े, कमर तक लहराते आइसी ब्लू बाल, और वो ऑरा जो दुनिया को जमा दे। उस फिगर के हाथ में वो वॉइड इल्यूजन स्टोन था जो यूनचे के हाथ से गायब हुआ था। यूनचे की आंखों के सामने धुंध छा गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया। काफी देर की खामोशी के बाद उसके मुंह से बस एक शब्द निकला, मास्टर। वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।